नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। मैं हूं नवनीत कुमार। अभी हम मौजूद हैं विभूतिपुर प्रखंड अंतर्गत बेलसंडी तारा पंचायत में। यहां पे चौथे चरण में जो है मतदान हुआ था और चुनाव के जो परिणाम होते हैं, बहुत सारे प्रत्याशियों ने दावेदारी दी थी। उसमें कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो सफल हुए और कुछ ऐसे थे जो असफल रहे। उनमें से बहुत सारे ऐसे सफल प्रत्याशी हैं जो कि युवा हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाने वाले हैं। बेलसंडी तारा नाम लेते ही आपको पता चल गया होगा हम किस शख्सियत की बात कर रहे हैं। ये किसी भी नाम का मोहताज नहीं है। अपने प्रखंड में, अपने अनुमंडल में, या स्टेट लेवल हो या ज़िला लेवल हो, ये पहचान के मोहताज नहीं है, सभी लोग पहचानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मुखिया प्रत्याशी जो हैं प्रभात प्रसून जी के बारे में। जैसे इनके पंचायत में मैं भ्रमण किया था तो लोगों के मुंह से एक ही बात आ रही थी कि कहते हैं भाइयों का भाई है ये, माताओं का लाल है, बंदा कमाल है ये, बंदा कमाल है। चलिए हम बात करते हैं इनसे और इनका सबसे पहले परिचय लेते हैं। आपका बीटी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। मेरा नाम प्रभात हुआ। मेरी मम्मी किरण देवी जो निवर्तमान मुखिया थी और मेरे पिताजी स्वर्गीय राजेश कुमार राय। अभी वर्तमान चौथे चरण के चुनाव में मैं बेलसंडी तारा से मुखिया पद के लिए निर्वाचित हुआ हूं और इस पंचायत ने मुझे ग्राम पंचायत बेलसंडी तारा की सेवा करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी नागरिकों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके इस बेलसंडी तारा पंचायत का जो चुनावी माहौल होता है तो उसमें क्या होता है ना कि लोग जातीय समीकरण से जोड़ते हैं और जो कहते हैं राजनीतिक पंडित होते हैं वो जो है आकलन पहले ही लगा लेते हैं। तो आप अपने जीत से कितने आश्वस्त थे? चुनाव से पूर्व मम्मी के द्वारा किए गए कार्य और हम दोनों भाई का जो व्यवहार रहा यहाँ के क्षेत्र में और कार्य के प्रति जो समर्पण था, उससे हम लोग अपने जीत के लिए आश्वस्त थे और मेहनत कर रहे थे। लेकिन चुनाव में अक्सर देखा जाता है जो पैसा, धन बल और बाहुबल दिखाया जाता है। और जब नॉमिनेशन हुआ, राजनीति अटकलें तेज हुई तो उम्मीदवारों द्वारा, राजनीतिक पंडित द्वारा हमें तीसरे चौथे स्थान पर रखा जा रहा था। तो हम लोग भी दोनों भाई जब आपस में अपने शुभचिंतक के साथ बैठते थे, बात करते थे, तो हम लोग कहीं से पिछड़ते नज़र नहीं आते थे। लेकिन हम पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थे, इसलिए जो कहीं मेहनत में कोई कमी नहीं रह जाए। उसके बाद कुछ क्षेत्र ऐसा था इस पंचायत का, जैसे फुलवरिया है और बेलसंडी का भी 1-2 वार्ड जहाँ मेरे पूर्वजों को वहाँ से वोट प्रतिशत शून्य रहता था। या एक मुखिया होने के नाते अगर आपका किसी वार्ड में 10% वोट मिल रहा है तो वो आपकी नाकामी है। तो फुलवरिया की 4 वार्ड, 5 वार्ड, 6 वार्ड, यहाँ तीनों वार्ड मिल के हम लोग पूर्व के चुनाव में 100-150 का मत नहीं ला पाते थे। और इस बार वहाँ के एक जो उम्मीदवार थे कैलाश सर, वो काफ़ी सशक्त थे और लोगों के बीच में कुछ लोक लुभावन योजनाओं के वजह से चर्चा में थे। उनके साथ कुछ ऐसे लोग थे जो चौक चौराहा पर बैठ के उनको मुखिया बना रहे थे, बता रहे थे। और धन के रूप में हम लोग के पास मम्मी चूँकि कैंसर से ग्रसित थी, उनके इलाज में काफ़ी खर्च हुआ। फिर आर्थिक रूप से हम काफ़ी कमज़ोर हो गए। हम दोनों भाई के पास व्यवहार और पीछे का काम सिर्फ था, जिसको लेके लोगों के बीच गए और डर एक था, मन में होता था। और डर तब और बढ़ गया जब मेरे एक बड़े पापा हैं शहीद गिरीश राय, उनके लड़का गौरव राय जेल से आए। तो हम लोग को उम्मीद था जो शांति से बैठेंगे, लेकिन वो मेरे विरुद्ध में चुनाव प्रचार करने लगे। दोनों भाई के विरुद्ध में लिखित रूप से आक्षेप लगाने लगे, मौखिक रूप से आक्षेप लगाने लगे। और उनका जो रवैया था धनबल दिखाने का, उससे थोड़ा हुआ जो भी हम लोग का वोटर था और समर्थक था, तो जो खुल के थे वो साथ थे और जो सिर्फ मत से हम लोग के साथ थे वो गौन हो गए। पता नहीं चल रहा था जिनका मत किस तरफ रुख लेगा। लेकिन आखिरकार चुनाव हुआ और रिजल्ट हम लोग के साथ हुआ। सबसे अच्छी बात रही जो हम अपने इस 25-26 साल के एज में 20 साल से जो भी हमें याद है, ऐसा चुनाव नहीं देखे। आप भी गौर कीजिएगा तो इस 11 चरण के चुनाव में चौथा चरण का जो चुनाव था, जिस घनघोर बारिश के बीच में हुई, उसके बाद बेलसंडी तारा में जो वोट का प्रतिशत रहा और महिलाओं का खास करके, वो मेरी मम्मी का आशीष था और यहाँ के लोगों का प्यार हम दोनों भाई के प्रति। जैसे कि बेलसंडी तारा पंचायत का राजनीतिक जो है, मतलब कहते हैं कि बहुत सालों से आपके ही परिवार से नेतृत्व करते आ रहे हैं, तो ये मतलब कब से और कैसे कैसे करते आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शक को।
जैसा कि हम लोगों को पूर्व की बात जानकारी देने के लिए दादाजी भी नहीं थे, हम दादाजी को देखे भी नहीं हैं। शायद मेरे पिताजी बाल्यावस्था में थे तभी दादाजी गुजर गए, और हम 2 साल के थे तो पिताजी गुजर गए, और मम्मी के शादी के 4-5 साल बाद ही पिताजी का देहांत हो गया था। तो मम्मी को भी पूर्व की बातें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन यहाँ के जो कुछ बुजुर्ग हैं जिनके पास मेरा बैठना उठना होता है, उन लोगों के द्वारा मुझे बताया गया, जो मेरे दादाजी के चचा जी, अपने चाचा अजब लाल थे, अजब लाल जी नॉमिनेट मुखिया हुए थे। अजब लाल जी के बाद जब 1967 या 68 में पंचायती चुनाव पहली बार हुई, 57 या 58 में पंचायती राज व्यवस्था की पहली चुनाव जब हुई बिहार में, तो मेरे दादाजी मुखिया बने। मेरे दादाजी का प्राकृतिक कारणों से 1976 या 74 में देहांत हो गया, जब मेरे पापा जी 4-5 साल के थे और मेरे बड़े पापा 16-17 साल के थे। तो उस समय 1-2 वर्ष के लिए मेरे बड़े पापा उस समय जब नॉमिनेशन कराए तो एफिडेविट के अनुसार इनका एज पूरा रहा था, लेकिन जो साक्ष्य प्रस्तुत किए थे उसमें 6-7 महीने का एज कम था, तो चुनाव उस समय रद्द हो गया था, स्थगित हो गया था। फिर जब ये 21 वर्ष की आयु प्राप्त किए, मुखिया का चुनाव हुआ और ये निर्वाचित हुए। उसके बाद 1983-84 में फिर पंचायती राज व्यवस्था को भंग कर दिया गया। मेरे बड़े पापा नॉमिनेट मुखिया रहे, फिर उनके देहांत के बाद पापा जी नॉमिनेट मुखिया बने। 2001 में फिर जब से चुनाव हुई तो यहाँ के लोगों का प्यार और आशीर्वाद एक बार फिर मेरे घर पे दिखने को मिला और मेरे चाचा जी मुखिया बने। सरकार के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था आई, महिला का सीट आरक्षित हुआ। 2006 में मेरी चाची मुखिया बनी, जो 2011-16 तक रहीं। 2016 में मेरी मम्मी फिर मुखिया बनी, जो 2020 तक रहीं। 2020 में कैंसर से ग्रसित होकर देहांत हो गया। इसी बीच में 2011 में जब क्षेत्र संख्या 37 जिला परिषद का सीट सुरक्षित नहीं था, सामान्य था, तो मेरी मम्मी वहाँ से जिला परिषद के रूप में भी निर्वाचित हुई थी। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, पा रहे हैं आप, जैसे कि लोगों का कहना था कि जब चुनाव का समय था उस समय जो है कुछ जैसे कि डिजिटल मीडिया पे जो है लोग जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव थे, कुछ ऐसे जो है मतलब लिंक के माध्यम से आपके मतलब कार्यकारी योजनाओं के बारे में उछाल रहे थे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, 2-3 चीज़ जो काफ़ी अफवाहजनक रहा और इफ़ेक्ट किया। शायद ये वोट प्रतिशत जो मेरे पक्ष में 56-57% वोट मिला कुल मत का, ये शायद 60-65 हो सकता था। हुआ एक्चुअली क्या, जो कुछ उम्मीदवार और कुछ जो हमसे बेमनस्ता कार्य को देख के, व्यवहार को देख के जो बेमनस्ता रखते हैं व्यक्तिगत रूप से, उनका कार्य यही था, जो सरकार की 2-3 योजनाएं हैं और ख़ासकर अब हर योजना, जो अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से समस्तीपुर टाउन पर दिया गया है, जो डोंगल से पेमेंट किया जाएगा। तो सरकार व्यवस्था 15वीं योजना जब लाई तो व्यवस्था लाई कि जो भी कार्य होगा मुखिया के द्वारा पहले चयन करके दिया जाएगा। उस योजना का प्राक्कलन मुखिया जी तय करेंगे, अनुमानित राशि बताएंगे, उसको नेट पे अपलोड किया जाएगा। योजना जब कार्यकारिणी से अप्रूव्ड हो जाएगी तो उसको नेट पे अप्रूव्ड दिखा दिया जाएगा। फिर कार्य होने के बाद जियो टैग के बाद पैसे का भुगतान होगा। तो मैंने भी अपने क्षेत्र के जो मेरे नज़र में अच्छी योजनाएं थी, जो लोग के लिए सही थी, 10-12 योजनाएं जिनकी प्राथमिकता मेरे लिए ज़रूरी थी, उसका मैंने चयन करके दिया, नेट पे अपलोड किया गया, उसका अनुमानित लागत भी दिखाया गया। तो वही स्क्रीनशॉट करके फेसबुक पे दिखाया गया कि इसका पैसा उठाव कर लिया गया है, मुखिया जी उठा के मम्मी के इलाज में खर्च कर लिए हैं, तो अपने गाड़ी, घर, पहनावे उढ़ावे पर खर्च कर रहे हैं। दूसरा पशु शेड की योजना है, उसके बारे में सरकार से लेके हर लोग जानते हैं, जो सरकार उसका मटेरियल भुगतान मनरेगा में 1.5-2 साल पे करती है। योजना जब एंट्री हुआ उसी समय उसका राशि दिख जाता है जी इस योजना पे इतना है, तो वो मॉडल एस्टीमेट है। कोई पशु शेड अगर 10 इंची दीवार का है तो उसका मॉडल एस्टीमेट है 1,72,000, लेकिन सरकार जब उसका भुगतान करेगी तो वो कार्य के अनुरूप करेगी। अगर हम 10 इंची दीवार नहीं दे के 5 इंची दीवार दिए हैं, प्लास्टर नहीं किए हैं, तो जो जेई भी आएंगे मेजरमेंट करने के लिए उसका कम मेजरमेंट करेंगे। वो 1,72 का योजना 1 लाख पे भी रुक सकता है, 60,000 पे भी रुक सकता है। उसके बाद जिस वेंडर के यहाँ मेरा पेमेंट जाएगा वो तो सरकार को अगर जीएसटी पे करती है तो जीएसटी काटेगी। जैसे सीमेंट पर सरकार 28% जीएसटी ले रही है, बालू गिट्टी पे 5% ले रही है, ईंटा पे ले रही है 10-12%, मिट्टी पे ले रही है, लेबर पे 18% जीएसटी ले रही है। तो ये जीएसटी करता है, जो लोगों को पता नहीं। लोगों को तब विरोधी ये समझाते थे कि आपका 1,72 का योजना है और मुखिया जी आपको 1,30,000 दे रहे हैं, 1,32,000 उपलब्ध करवा रहे हैं, और ये सब समस्या उत्पन्न करती थी।
कहते हैं कि ये भ्रामक जो है मतलब प्रसंग को जो है सो समाज में व्याप्त करके लोग जो है सो अपने तरफ लुभावन प्रत्याशी जो कर रहे थे, जिसके कारण जो है मतलब आपके वोट को जो है काटा जा रहा था इस तरह से। कुछ हानि तो इसका दिखने को मिला, और ख़ास करके सामान्य लोग इस चीज़ को नहीं माने। उनको मेरी मम्मी के कार्य करने पे और हम लोग के निष्ठा पे भरोसा था, जो आम नागरिक थे। लेकिन जो राजनीतिक से प्रेरित थे या जो थोड़े बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, जिनको मेरे बात पे भी भरोसा था और दूसरे पक्ष पे भी भरोसा था, वो इससे इफेक्टेड हुए। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है मतलब जैसे कि आप युवा हैं और मतलब आपके पंचायत में भी बहुत सारे युवा हैं, तो आपकी सोच युवाओं के प्रति क्या है? युवाओं के लिए हम युवाओं से संवाद करते हैं, मिलते हैं उनसे। अक्सर हम कहते हैं कि आपके मन में जो भी समस्या है आप हमारे पास रखिए, हमसे मिलिए। दूसरी बात, आप किसी बात को सुन के मन में गूढ़ बना के नहीं रखिए, उस पर संवाद कीजिए, साथी के साथ हो या हमारे साथ हो। अक्सर देखा जा रहा है, अभी हमारे प्रयास से इसका कुछ बेहतर नतीजा मिलने गया है। ग्राम पंचायत में अक्सर जगह देखते होइएगा जो ज़मीनी विवाद, भूमि, उसके बाद मकान का विवाद, फिर आपसी अनाज का विवाद, खेत का विवाद जो आता था, हम अपने पंचायत में युवाओं से संवाद करके इस चीज़ को दूर किए हैं। उनको ये समझाएं, आप 1 फीट 2 फीट या 1 धूर के लिए जो आपस में लड़िएगा, उससे आपका पढ़ाई इफेक्टेड होगा, जेब से पैसे जाएगा। इससे बच के आप अपने पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। अगला आदमी अगर आज 1 इंच लिया है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसको 5 इंच बढ़ा के करेगा, उससे ज़्यादा वो आपका नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके नज़र में भी है जी हम गलत कर रहे हैं, और आपका समय बचेगा और आप बेहतर कर सकते हैं। दूसरी बात रही जॉब की बात या उनके आगे बढ़ने के लिए, तो हम उसमें अपना सकारात्मक पहल कर सकते हैं। जहाँ उनकी परेशानी होगी वहाँ साथ खड़े रह के उनको सही जगह पे पहुँचा सकते हैं। उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जॉब देना लेना ये सरकार की एक व्यवस्था है। जैसे कि चुनाव के समय में जो है मतलब चुनाव जब आप जीत के आए थे, तो इस तरह से सोशल मीडिया वगैरह पर देखते थे जिस स्पीड से जो है टेम्पो चली, आपका चूँकि चुनाव चिन्ह था टेम्पो छाप, तो लोग कह रहे थे कि बहुत स्पीड से, यानी 1300 की स्पीड से जो चल रही थी आपकी टेम्पो। मतलब क्या ये विकास भी इस स्पीड से पंचायती राज ये बेलसंडी तारा पंचायत में दिखेगी? जी बिल्कुल, ये तो सर्वप्रथम आपको दिख जाएगा। और रही बात, हर एक पंचायत का जब आप मुआयना कीजिएगा तो लगेगा मुखिया जी इस उम्मीद और आशा में बैठे हुए हैं कि मेरा शपथ ग्रहण होगा, सरकार मेरे पास आएगी, फंडिंग करेगी, उसके बाद हम कार्य को धरातल पर उतारेंगे। लेकिन आप मेरे क्षेत्र में जाइएगा, आपको पता चलेगा आम सभा से पूर्व हर मोहल्ले गली में जाके सरकार की जो योजनाएँ मुझे पता है जो आगे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से रहेंगी, जैसे स्वच्छता हुआ, वृक्षारोपण हुआ, पशु शेड हुआ, नली गली हुआ, सड़क हुआ, इसके लिए हम अभी से प्रयासरत रहे हैं। कहीं भूमि विवाद है तो वहाँ पे जाके उसका निष्पादन कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। जो बरसात के समय में आपको स्वच्छता की आवश्यकता है, नालों की आवश्यकता है, आप घर तोड़ के उसको सही जगह पे लाइए, ताकि जब समय आए तो हम सही ढंग से काम कर सकें। और क्षेत्र भ्रमण पे आपको ये चीज़ दिख जाएगा। तो मेरा प्रयास है जो हम कार्य को धरातल पर उतारें। जी जी, देखिए इनका कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब जो भी विकास की योजनाएं हैं पंचायत के लिए, जो जन कल्याण योजनाएं हैं, उनको ये धरातल पर उतार के ही रहेंगे। तब कहते हैं ना लोग कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी जी बिल्कुल, और ये पॉजिटिव वे में भी लिया जा सकता है और निगेटिव वे में भी। और हम लोगों के लिए निगेटिव वे में भी लिया गया। जब हम चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो ये कहना गलत होगा, 6 उम्मीदवार थे, जिसमें से 2 उम्मीदवार मेरे घर से ही थे, एक मेरी छोटी चाची थी और एक हम थे। तो पिछले बार चुनाव में मम्मी को 1050 वोट आया था और छोटी चाची को 750 वोट आया था। सेकेंड रनर एक नारायण जी थे, उनको भी 850 वोट आया था। तो इस बार लोगों को उम्मीद था जो मुखिया में ये 1500 1400 तक जाएंगे, या कुछ लोग जो प्रयास में थे उनको लग रहा था 300-400 पे आ जाएंगे। लेकिन हम लोग को जो अपना एक विश्वास था, जब हम कार्य करने के लिए ज़मीन पे धरातल पर उतरे तो 5 वर्षों में हम अपने वोट का रेशियो नहीं देखे और जातिगत भेदभाव नहीं किए। जहां हमें कम वोट आया, समय हम अपना अधिक वहां दिए। बस एक चीज़ ये सोचे कि अगर पंचायत के लोग एक ही पंचायत में सीट दे रहे हैं तो आखिर वजह क्या है जो 1050 ही वोट, ठीक है मुखिया बन गए, लेकिन 1050 वोट से क्यों बने? ये वोट परसेंटेज और क्यों नहीं बढ़ा? कहीं कुछ तो कमी है। हो सकता है अगर हमारा कार्य सही नहीं होते धीरे धीरे कम होगा, और मेहनत का नतीजा इस चुनाव में देखने को मिला। हाँ, ये भी सरासर गलत होगा कहना जो सारा वोट हमको कार्य पर ही आया। कुछ माताएं बहनें थे जो सिंपैथिकल रूप से जुड़ी हुई थी, मेरे ऊपर से मम्मी का, पिताजी का साया नहीं था,
जो सच्चाई हम एक्सेप्ट करते हैं। साया नहीं था, लोगों को लगा जो नहीं दोनों युवा है भाई, कार्य भी अच्छा करता है, कोई व्यभिचार से भी नहीं जुड़ा हुआ है, चलो इस पर भरोसा किया जा सकता है। और लोगों ने एक सहयोग दिया और देखने को तो आपको मिलेगा लोग 4,000 भी वोट लाए हैं जीतने वाले मुखिया, कोई 5,000 भी लाए हैं, कहीं जीत का अंतर 2,000 भी है। लेकिन देखने वाली बात यह है जो जहाँ लोग 4,000 वोट लाए हैं वहाँ 7,000 8,000 वोट गिरा है, लेकिन यहाँ हम 2900 वोट लाए हैं और वोट मात्र 5100 गिरा है। वोट का 56-55% वोट लोगों ने दिया, जो कहा जा सकता है पंचायत चुनाव के लिए एक तरफा था। जी जी, यहाँ पे जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव जो हुआ था, इनके पक्ष में जो वोट मिली थी उसमें एक तरफा हुआ था। और जैसा कि अभी आप समाज में देख रहे हैं कि शिक्षा का माहौल जो है बहुत बुरा चल रहा है, बुरा स्थिति में है, कि चूँकि वो भी सरकारी स्कूल में, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो जो है कोई प्रतिनिधि या किन्हीं का बच्चा तो पढ़ता नहीं है, आमजन का बच्चा पढ़ता है, जो कि घरेलू मजदूर किस्म के लोग होते हैं उन्हीं का बच्चा पढ़ता है। तो अपने पंचायत में जो है सरकारी स्कूल पे मतलब किस तरह से आप कार्य करवाएंगे जिससे कि वो उसका जो बदहाली स्थिति से गुजर रहा है वो सुधर सके? देखिए, सरकारी स्कूल के ऊपर मेरी नज़र है और मम्मी के समय में भी नज़र थी, लेकिन वहाँ है जो आपको जानकारी होगी और जो लोग जानते हैं शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग एक अलग जगह से ऑपरेट होता है, जिसका पंचायती राज व्यवस्था से कहीं कोई लेना देना नहीं है। आंगनवाड़ी और शिक्षा विभाग, ये दो चीज़ जो है पंचायती राज व्यवस्था से स्वतंत्र रूप से है। हम वहाँ जाके निगरानी कर सकते हैं, निगरानी के स्वरूप वहाँ पे मेरा रिगार्डिंग होगा, चाय नाश्ता पूछा जाएगा, लेकिन मेरे सुझाव को बताने पे या और रास्ता दिखाने पे उनके पास कई नखरे होते हैं। इस पे हम विधायक जी से सोचते हैं बात करें, क्योंकि विधायक जी औपचारिक रूप से उसके सब कुछ होते हैं और उनके द्वारा ही गाइडलाइन होता है। उसमें बहाली की प्रक्रिया हो, भवन निर्माण हो या उसको सुदृढ़ बनाने का हो, और कहीं न कहीं कुछ विद्यालय जो हैं उसके बाय डिफ़ॉल्ट सेक्रेटरी भी वो होते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा शिक्षकों से मिलके, यहाँ के स्थानीय लोगों से मिलके विद्यार्थियों की उपस्थिति उसमें तय की जाए। दूसरी बात, इसमें सरकार को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस पहल करने की। दिल्ली में जो हम सुनते हैं और न्यूज़ पे जो देख रहे हैं, वहाँ की सरकार जो अनिवार्य की है, जो जनप्रतिनिधियों के बच्चे मूल रूप से सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे, सरकारी संस्थानों में पढ़ेंगे। तो हमारी अपील होगी न्यूज़ संस्थान के माध्यम से जी, यही रवैया यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, यहाँ के सांसद महोदय और विधायक महोदय इसको एक मुहिम की तरह चलाएं। जो भी सरकारी कर्मी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनके बच्चे मूल रूप से वहाँ हो, और हर कर्मी की, चाहे ब्लॉक के कर्मी हो या स्कूल कर्मी हो, उनकी अनिवार्यता हो जो आप फलाने दिन इस विद्यालय में अपनी उपस्थिति दें, वहाँ अध्यापन कार्य करें, उसमें शामिल हों। जो पढ़ाने के योग्य हैं, अपना स्पीच देने योग्य हैं, वो विद्यार्थी से मुखातिब हों, जो नहीं हैं वो विद्यार्थियों के साथ कुछ वक्त बिताएं, देखें जो वहाँ क्या है। हो सकता है जो किसी जनप्रतिनिधि के जाने और वहाँ साथ बैठने से विद्यार्थियों में अनुशासन है, धीरे धीरे उनकी दिनचर्या में वो आ जाएगा अनुशासन। जी जी, जैसा कि कहते हैं कि पंचायत वगैरह जो होता है, पंचायत में लोग जब भी जन कल्याणकारी योजनाएं आती हैं, जो भी फंडिंग होता है, फंडिंग से पहले जो होता है ना परसेंटेज हो जाता है, उनको इतना परसेंट मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, मतलब भ्रष्टाचार जो है हर एक जगह व्याप्त है। ये मतलब क्या कहते हैं ना, कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर कोई शौचालय भी आता है तो उसमें भी पैसा देना पड़ता है लोगों को, जैसे मकान आता है अगर मान लीजिए उसमें भी पैसा देना होता है। लेकिन आपके तरफ से कोई ऐसी मतलब क्रियाकलाप की जाए जिसके कारण से लोग जो वंचित हैं इससे, उन्हें कुछ देना ना पड़े और वो जो है इसमें उसका लाभ मिल जाए उसको, इसके लिए आपका क्या मतलब उद्देश्य है? ये पिछले 4 सालों मम्मी के कार्यकाल में 5 सालों में जो हम विभाग से जुड़े, हम माइक पे ये तो नहीं कह पाएंगे जो नहीं विभाग में लिया जा रहा था, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं जो लेना गलत था। सबसे बड़ी बात आपको समझनी होगी, शौचालय योजना आप उठाए, पूरे बिहार में शौचालय योजना में घुसखोरी कहिए या लोग स्वेच्छा से दे रहे हैं, ये व्याप्त है और सच्चाई है। ये बेलसंडी तारा में भी शौचालय हुआ, इसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ है। चूँकि मम्मी मुखिया थी, हम काम करवाने वाले थे, उस पर मेरी नज़र थी, इसलिए हम जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे समस्या आ जाती है, अगर सही लाभुक, योग्य लाभुक इस चीज़ के लिए आएँ तो उनके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। होता क्या है, शौचालय लोग एक बनाए, उस परिवार के लोग 5 लाभ लेना चाहते हैं। अगर हम उनको समझा रहे हैं तो उनके मन में ये आ रहा है, चलिए आपसे काम नहीं होने वाला, इसलिए आप कर रहे हैं, फलाने जगह ये पैसा लेके ऐसे हो रहा है।
उस जगह पे तो हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हमसे ये नहीं होगा। अगर आप कहीं से करवा ले रहे हैं तो करवा लीजिए। दूसरी बात, अगर आज हम जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया, तो कोई भी व्यक्ति हो, वो जहाँ है हमेशा चाहते हैं हम इससे आगे बढ़े। आज अगर हम मुखिया हैं तो हम निश्चित रूप से न चाहेंगे जो लोगों के बीच मेरा ऐसा व्यवहार और ऐसी लोकप्रियता हो जो आगे जब तक सरकार की ये व्यवस्था इस पंचायत में रहती है हम उनके बीच में चयनित होते आए। इसके लिए मजबूरन उनकी गलत मांगों पे भी हमें सहयोग करना पड़ता है। और जहाँ आप गलत चीज़ के लिए जाइएगा, अयोग्य हैं और लाभ लेने जाइएगा, तो आपको कुछ भी समर्पण करना पड़ रहा है, तो इसके भागी आप हैं। हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मवेशी पाले हुए हैं और उनको एक पशु शेड लेना है, पशु शेड पे अगर घूस लिया जाता है फिर हम जिम्मेवार हैं। लेकिन अगर आप कहिएगा हमें रहने वाला पुराना घर है, इस पर पशु शेड पास करवा दीजिए मुखिया जी, और हम उसको किसी तरह प्रयास से कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप कुछ दे रहे हैं, कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, अगर आप शौचालय पे राशि उठा रहे हैं, एक शौचालय पे एक व्यक्ति और परिवार में एक को देना है, अगर परिवार के 5 विवाहित सदस्य उसी एक शौचालय पे पैसा उठाइएगा, तो फ़ोटो खींचने वाला, जियो टैग करने वाला और ऑफिस क्या ले रहा है, इस पे हम लड़ नहीं सकते। और मेरे लड़ने का मतलब होगा आपकी सारी राशि रुक जाएगी, जो योग्य होंगे उन्हीं को मिलेगा, जो अयोग्य होंगे उनका रुक जाएगा। फिर उस स्थिति में मेरा विरोध सामाजिक स्तर पर बढ़ जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इनका कहना है कि जो भी पंचायत में योजनाएं आती हैं उस पे अगर जनता जो है ना इनका साथ दे, अगर वो पूर्णतया ईमानदारी पे रहे, तो ये सब जो देखने को मिल रहा है वो पंचायतों में देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि आप युवा हैं, आपको पंचायत की जिम्मेवारी मिली हुई है, यानी कि लोग आप पे विश्वास किए, आपको पूरा दायित्व दे दिए। लेकिन क्या होता है ना, एक मतलब ये जिम्मेवारी, ये तो पंचायत की जिम्मेवारी होती है, और पंचायत के साथ साथ एक घर की जिम्मेवारी होती है। चूँकि आप युवा हैं, यंग हैं, अगर मान लीजिए आपके कोई कुटुंब हो या आपके सगे संबंधी हो, वहाँ से अगर आपकी प्रस्ताव आती है शादी के संबंध में, तो आपका इस पर क्या विचार होगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? शादी का तो उम्र हो या ना हो, लेकिन घर की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से शादी लाजमी है। और रही बात तो प्रस्ताव का, तो कुटुंबों के द्वारा प्रस्ताव इसका आया है। और झूठ क्या बताना, आप भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं। मम्मी जब मेरी बीमार थी तो एक मेरी महिला दोस्त थी, लड़की JNV में पढ़ती थी, अंतर्जातीय हैं, उनके द्वारा उस कर्म में मुझे काफ़ी सहयोग मिला था। मम्मी जब लास्ट के 3 महीनों में हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो बेड से उठने में असहाय थी, रात भर जग के उनको कीमो का ट्रीटमेंट देखना, ब्लड चढ़ता था उस समय देखना। तो इन सब समयों में एक लड़की मित्र जो थी वो मेरा काफ़ी साथ दी। तो उसी क्रम में मम्मी जब फरवरी का समय था, जब मम्मी कोमा में जाने को थी, उससे कुछ दिन पूर्व मम्मी के मुंह से अनायास निकला, जो मेरी अगर दोनों बेटा में से किसी की शादी रहती या मेरी छोटी बहू जिंदा रहती तो सेवा करती। सो मेरा मन था जो हम शादी कर लें अपने बेटे को, लेकिन पता नहीं क्या होगा। मम्मी को उम्मीद था जो नहीं हम कुछ दिन और जी पाए, तो हम मम्मी के मुंह से निकला जो हम भी चाहते जो ऐसी ही मेरी बहू होती जो मेरी इसी तरह सेवा करती। तो उस पर मेरी जो महिला मित्र थी वो बोली जो अगर आप तैयार है तो हमको कोई दिक्कत आंटी नहीं है। संयोगवश 10-15 दिनों में मेरी मम्मी का देहांत हो गया, और मम्मी के देहांत होने के बाद मेरी महिला मित्र मुझसे बोली जो अगर तुम चाहो तो हम शादी करना चाहेंगे। लेकिन उसमें है क्या समस्या, जो ये जातिगत और क्षेत्रवाद में फंसा हुआ है। आपसे क्या छुपाना, वो लड़की मेरे घर से काफ़ी नज़दीक की है, 2-4 किलोमीटर अंदर की है, और जात के हम कुर्मी हैं, वो ब्राह्मण जात की हैं, भूमियार। अब देखिए क्या होता है, जब हम मम्मी के बरखी के बाद शादी के योग्य होंगे तो उनसे, उनके परिवार से बात किया जाएगा। नहीं, ऐसा है ना कि अभी हाल ही फिलहाल में आप देख सकते हैं, मतलब RJD के बड़े धग्गर नेता हैं जिन्होंने भी अंतर्जातीय शादी अभी हाल ही फिलहाल में किया है। वो यादव जाति से आते हैं और उन्होंने क्रिश्चियन से शादी किया है। आप हमारी संकेतों से समझ गए हम किन की बात कर रहे हैं? नहीं, तो हम समझ रहे हैं, और हम भी जातिगत रूप से नहीं मानते हैं कुछ। लेकिन देखिए हम जिस परिवेश में हैं और जहाँ हम आए हैं, हम ये नहीं चाहते लोग के द्वारा हमारा जो उस लड़की के साथ संबंध है और वो जो की है, आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं या बहुत कुछ हम आपको फुटेज उसका दे देंगे जो मम्मी के साथ कैसे की। लेकिन ये संबंध हर लोग नहीं जानते हैं। हाँ, इस न्यूज़ चैनल को देखने के बाद शायद लोग जान जाए जो उसके साथ क्या संबंध है और कैसे ये बात आगे बढ़ी।
दूसरी बात, हम जिस परिवेश से हैं और जहाँ हैं, अगर यही हम पटना में रहते, मुजफ्फरपुर रहते या दिल्ली रहते तो ये आम बात थी। लेकिन चुनाव के दरमियान हम यहाँ के लोगों से एक वादा किए थे, जो मेरा निजी भी कोई कदम होगा आप लोग से बिना पूछे हम नहीं उठाएंगे। बेटा बन के आप अगर हमारा मदद किए हैं तो हम बेटा के रूप में भी आपके लिए हमेशा रहेंगे। तो मम्मी के बरखी के बाद जब लोगों से शादी के लिए लोग बोलते हैं तो उनसे हम यही प्रस्ताव रखेंगे, जो आपके बेटे ने एक लड़की को सिलेक्ट कर रखा है, अगर आपकी सहमति हो तो हम इनसे शादी का प्रस्ताव आगे लेंगे। हाँ, अगर लोग यहाँ के राज़ी नहीं हुए तो फिर हम देखेंगे। नहीं, लोगों को भी राज़ी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेटा के तरह कार्य कर रहे हैं तो लोगों को भी इनमें सहयोग देना होगा या देंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसा कि और भी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप जैसे कि क्षेत्र में बहुत जगह भ्रमण करते होंगे और बहुत सारे ऐसे वंचित लोग भी होते होंगे जिनसे आप मिलते होंगे और उनका सुध लेते होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता होगा जो कि कोई भी काम अगर आप करने जाते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो चुटकी लेते हैं। तो इस तरह की मतलब क्षेत्र में कभी आपको मतलब सामना करना पड़ा है कि लोगों का मतलब विरोध? जी, लोगों का विरोध सामना करना पड़ा है। और सबसे बड़ी बात बताते हैं कहाँ पे ये दंश झेलना पड़ता है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कबीर अंत्येष्टि। उसमें सरकार स्टार्टिंग में कही थी मृतक परिवार को सरकार के द्वारा 1500 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद उस राशि को 2016 से 3000 रुपये कर दिया गया। तो इसमें सच्चाई है, जो ग्राम पंचायत में कबीर अंत्येष्टि का खाता नहीं खुला और विभूतिपुर के किसी पंचायत में नहीं हुआ। वहाँ पे परेशानी क्या थी, जो साल में 100 लोग मरते हैं, 150 लोग मरते हैं या 75 मरते हैं, 50 मरते हैं, लेकिन सरकार 5-10 लोगों का पैसा भेजती है। तो कोई भी मुखिया उस पैसे को छूना नहीं चाहते थे। जो छुएंगे तो एक बदनामी आ जाएगी और लोग को लगेगा मुखिया जी पैसा ले रहे हैं और हमको उस अमाउंट को उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो जब भी लोग मरते हैं हमें सूचना मिलती है तो हम वहाँ उपस्थित होते हैं और पैसा जैसा मेरे पास रहता है, अगर पैसा है तो 1500, 2000, नहीं तो 1000 रुपया मिनिमम हम जिस दरवाजे पे जाते हैं निजी सहायता करते हैं। तो विरोधी या चुटकी लेने वाले लोग कहते हैं जो सरकारी पैसा है मुखिया जी उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई है, जो आप पता कर लीजिएगा, कबीर अंत्येष्टि का पैसा मम्मी के रीजन से अभी तक एक बार भी खर्च नहीं हुआ है। 1 रुपया नहीं निकला सरकारी, और निजी को से नहीं कुछ तो हम 5 से 6 लाख रुपया वितरण कर चुके हैं। तो यहाँ पे दंश झेलना पड़ता है। तो हम उन लोगों को कहना चाहेंगे, कुमार विश्वास जी की एक शायरी है, मैं अपने गीत गज़लों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। जी, बहुत खूब। मतलब आप जो है मतलब कविता में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसा कि आपके पिछले इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें आपने जिक्र किया था एक कुमार विश्वास और एक और थे मुंतशिर, कुछ नाम था मुंतशिर। नहीं, तो इन लोगों को हम देखते हैं, इनसे मोटिवेट होते हैं। कुमार विश्वास जी की बहुत सारी शायरी है जो मुझे याद भी है, और ख़ासकर इमरान प्रतापगढ़ी जी और मनोज मुंतशिर और कुमार विश्वास जी, इनको हम पढ़ते हैं, देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम खुद से शायरी लिखना पसंद करते हैं। और पोएट तो अभी पोएम नहीं लिखे हैं, लेकिन पोस्ट जब हम फेसबुक को करते हैं तो हम तत्कालीन चीज़ों का अध्ययन करके, उसको महसूस करके, फिर वर्तमान हालात को हम लिखते हैं शायरी के माध्यम से। जी, मतलब एक शायरी है आपका, अपने विरोधियों से आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो विरोधी नहीं हैं, समाज के हो गए हैं, फिर भी आप एक आपका शायरी है, ना छल से पाया हूँ ना बल से, एक बार हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप कह दें तो। ये शायरी ना इलेक्शन के पीरियड में हम जब काफ़ी परेशान हो रहे थे इन क्षेत्रों से, और लोग कह रहे थे उखाड़ के फेंक देंगे, 70 वर्षों से बेलसंडी गुलाम है, जबकि हास्यास्पद बात है, कभी हम छुरी या बंदूक के बल पर लोगों से मत हासिल नहीं किए हैं। लोग अपनी स्वेच्छा से स्वतंत्र हो के मत दिए हैं, लेकिन विरोधी कहते थे गुलाम है बेलसंडी तारा। तो उसी पे हम वहाँ लिखे थे उन लोगों के लिए, न छल से पाया हूँ न बल से लाया हूँ, ये जो पहचान है मैंने अपने कर्मों से बनाया हूँ। तेरी आवारा सियासत से उजड़ने का खौफ नहीं, मैंने इन लोगों के दिलों में अपना घर बनाया हूँ। जी, बहुत खूब। मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी आप एक्सक्लूसिव जो इंटरव्यू है वो हम ले रहे हैं नवनिर्वाचित मुखिया जी हैं बेलसंडी तारा पंचायत के प्रभात प्रसून जी का, जो कि आपने देखा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने पंचायत की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी जीत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने जीत के लिए पंचायत के जनता से यही कहना चाहेंगे, आपने जो हम पे विश्वास किया है,
और जो भरोसा दिखाया है। विश्वास तो आप उस वक्त कर लिए थे जब आप मेरे साथ थे, लेकिन मत दे के आपने ये भी जता दिया जो आपने मुझ पे भरोसा भी दिखाया है। विश्वास और भरोसा दो अलग चीज़ें हैं और यहाँ की जनता मुझे दोनों चीज़ों पे खड़ा रखी। तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे आपको कभी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। और अभी के इंटरव्यू में पीछे जो आप सुने, जो मेरा निजी फैसला है मेरे विवाह का, वो भी हम आप लोग पे ही छोड़ रहे हैं। और हम उन लोगों के लिए पीछे 10 दिन पहले एक शायरी लिखे हैं, वो हम बोलना चाहेंगे। ये तो मुमकिन नहीं कि आपके सारे किए का कर्ज चुका जाएं, पर कोशिश रहेगी जान जाने से पहले कुछ तो मर्ज मिटा जाएं। षड्यंत्रों से भी ना मिटा सके कोई मुझे आपके जहन से, आपकी यादों में सदा के लिए बस जाएं, कुछ ऐसे फ़र्ज निभा जाएं। जी जी, बहुत खूब बहुत खूब। अभी आप सुन रहे थे, बस यहीं पे हम इंटरव्यू समाप्त करते हैं। बाकी बातों के लिए देखते रहिए BT न्यूज़ बिहार नवनीत कुमार के साथ। धन्यवाद।